हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एचएसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी पिछले कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, वो सारे दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के हैं। इसके अंदर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जैसे क्वेश्चन पेपर आया हुआ था वैसे के वैसे आपके सामने मैं आज लेके आया हूँ। तो जितने भी अभी तक एसएससी ने कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे के सारे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द फ्लोइंग कंप्यूटर knowledge help to easy insert, retrieve and manage data from database with appropriate security measure। कौन सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उपयुक्त सुरक्षा उपायों के लिए डेटाबेस से डेटा को आसानी से वापस प्राप्त, डालने और संभालने में आपकी मदद करती है। तो पहले दिया है डाटाबेस मैनेजमेंट, फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या पेन ड्राइव। तो इसका सही आंसर है डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे है विच इज़ द फ्लोइंग कंस्टेंट हेल्प यूनिक आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इज टेबल। कौन सा विकल्प एक टेबल में रिकॉर्ड को अनूठी पहचान प्रदान करता है। कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके बैकएंड में हम टेबल यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ऐसी जो यूनिक चीज़ है वो क्या यूज़ करते हैं ताकि जो रिकॉर्ड अब रिपीट ना हो बार बार। ठीक है, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कंस्टेंट या डिफ़ॉल्ट। तो इन चारों में जो चीज़ यूज़ करते हैं कि डाटा रिपीट ना हो, तो इसका आंसर है प्राइमरी की। आगे निम्नलिखित विच इज़ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, सीडी रोम, प्रिंटर या मॉनिटर। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं विच इज़ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर प्रीफेयर। कि कौन सा विकल्प कंप्यूटर प्रेफरेबल नहीं है। मदरबोर्ड, प्रोजेक्टर, स्कैनर या पेन ड्राइव। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए यानी मदरबोर्ड। डैश इज द टेम्पोररी मेमोरी दैट लॉस्ट इंफॉर्मेशन व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑफ। कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो कौन सी मेमोरी जो अपनी सूचना गवा देती है। रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी या ई रोम। तो जो है लाइट चली जाती है जो सूचना है वो गवा देती है, वो होती है रैम यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ब्लूटूथ इज द वाइडली यूज टेक्नोलॉजी फॉर। कि ब्लूटूथ के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसे क्या बोलते हैं। एक है WPN यानी वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या मैन या वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए यानी वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे ए वेरिएबल इज ए प्रोग्राम इज ए। जो एक वेरिएबल है प्रोग्राम में वो क्या चीज़ है। डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी है, या वह प्रोसीजर है जो कार्य करता है, या डाटा का क्वालिफिकेशन है, या वह टेम्पलेट है जो ऑब्जेक्ट की रचना करने के लिए अवस्थल व्यवहार को परिभाषित करता है, या बिहेवियर ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए यानी डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी को नामांकित पेश करता है। वेरिएबल का तो दोस्तों जैसे आपने ए टाइप के कीवर्ड के अंदर, तो जो मेमोरी के अंदर जाएगा तो एक स्पेस एलोकेट करेगा वो केबी में। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, वो वेरिएबल है। ठीक है, तो प्रोग्राम में क्या यूज होते हैं, वेरिएबल ही तो यूज होते हैं। तो वही कह रहा है कि डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर वो नामांकित करता है, स्टोर करता है डाटा को। आगे देखते हैं एन ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। पहला दिया है एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, या टेम्पलेट ऑफ दैट डिफाइन ए कलेक्शन ऑफ फील्ड एंड मेथड, ए बिल्ट इन डाटा टाइप, एन एरे दैट बेल्ड ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप। क्लास का डिस्टेंस है या डाटा टाइप है
या कॉम्प्लेट को फील्ड मेथड के कलेक्शन को परिभाषित करता है, या एक को दृश्य टाइप को कलेक्शन को धारण करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में अपने से पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ए, यानी बिल्ट इन ए डाटा टाइप, कि डाटा टाइप को बिल्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है ए प्रोटोकॉल यूज फॉर फॉरवर्ड ईमेल मैसेज, जो प्रोटोकॉल का मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। तो अपने को नाम दिए CMTP, POP पोस्टल ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेंजर एक्सप्रेस प्रोटोकॉल, या SSL सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे दोस्तों, डैश इज द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्डिनरी सिग्नेचर दैट प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाटा। तो साधारण सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य जो डाटा है उसकी प्रामाणिकता मुहैया करवाता है। तो क्या चीज़ है, डिजिटल सिग्नेचर है, एक्सेस कंट्रोल है, या एनसाइफरमेंट है, या प्लेन टेक्स्ट है। तो सिग्नेचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो डिजिटल रूप में, तो डिजिटल सिग्नेचर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, देखा होगा कई बार आपने कि जब आप मोबाइल से की सिम खरीदते हो तो वहाँ पे आपके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ऐसे स्क्रीन से ही डिजिटल सिग्नेचर करके आप उसे अपलोड कर सकते हो। आगे देखते हैं, विच इज़ द नेम ऑफ द फ्लोइंग एंड इंस्टॉल पैकेज फाइल फॉर्मेट दैट यूज फॉर इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉलेशन प्रोग्राम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। कि कौन सा एक इंस्टॉलर पैकेज फाइल फॉर्मेट है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामों को इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि प्रोग्राम को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, वो कौन सी चीज़ है। MSI, DMG, EXE, IMG। तो इसका सही आंसर है ए, MSI। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों को पूछे गए हैं, सारा का सारा वही क्वेश्चन पेपर से उठा के मैं लेके आया हूँ। अपनी तरफ से मैंने कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला है। तो आप देख सकते हो कि SSC का जो लेवल है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछने का कहाँ तक है, वो लैंग्वेज तक के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि खाली MS ऑफिस के क्वेश्चन पूछेगा तो आप मतलब इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि अब वो नेटवर्किंग के और लैंग्वेज के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं बार बार। तो इसीलिए मैं आपके ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो SSC का कंप्यूटर लेवल से जो पूछने का, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो किस तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर, पीछे रह गया शायद, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित इस प्रकार के सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए विभिन्न विकल्प पसंद चुनने के लिए यूजर के हस्तक्षेप की जरूरत है। अटेंडेंट इंस्टॉलेशन, अनइंटेंडेड इंस्टॉलेशन, ऑटोमेटिक, या साइलेंट। तो इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों ए, यानी अटेंडेंट इंस्टॉलेशन। when you are connected to the internet, several advertisements keep popping up even without clicking on them. This is an example of dash attack। कि जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तब विज्ञापन पर क्लिक के बिना अचानक नज़र आते हैं, तो उसे डैश अटैक का एक उदाहरण है। कि जैसे आप इंटरनेट यूज़ किया, आपने साइड में कोई ऐड आई, आपने उस पर बिना क्लिक किए मतलब अपने आप वो चल पड़ी आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपने कुछ भी क्लिक नहीं किया, तो उसे क्या बोलते हैं, एडवेयर, फिशिंग, स्पैम, या फर्मिंग। तो उसे बोलते हैं दोस्तों एडवेयर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एंटीवायरस। कि एंटीवायरस का कार्य है कौन सा नहीं है। एक है डिटेक्ट एंड रिमूव, म्युनिसिपल कोड, या रेगुलर अपडेट अगेंस्ट न्यू अटैक, प्रोटेक्ट ऑल एंट्री पॉइंट ऑफ द कंप्यूटर, या परफॉर्म कंप्रेशन एंड डिप्रेशन ऑफ फाइल।
तो क्या काम नहीं है चारों में से एंटीवायरस का? तो एंटीवायरस का जो काम नहीं है वो डी नहीं है, यानी फाइलों को कंप्रेस करना या डिप्रेस करना एंटीवायरस का काम नहीं है। एन इक्विवेलेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन a+1 की जो लैंग्वेज के अंदर हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन, तो उसके अंदर दोस्तों ये कोड यूज होते हैं। तो उसका मतलब क्या है? ए है, A1 या 0, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है 1। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन? अब देखो दोस्तों, मतलब लेवल देखो क्वेश्चन का कि लैंग्वेज के अंदर से कितनी डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन का बूलियन एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है वो अपने से पूछ रहे हैं। तो चार ऑप्शन अपने को दिए हैं, पी क्या हो प्लस आर प्लस टी, पी प्लस क्या हुआ आर एस टी, या पी क्या हुआ आर एस टी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल होगी याद करने में, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि इस लेवल तक के क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। फायरवॉल इज ऑन ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर पर फायरवॉल क्या चीज़ है, क्या काम करता है? कंप्यूटर की ओवरहीटिंग को कम करता है, कंप्यूटर को अपराधिकृत रूप से एक्सेस किए जाने की रोकथाम करता है, अधिक डिवाइस के लिए इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना संभव करता है, या अधिक इंटरनेट की ब्रैडविड्थ को इस्तेमाल करने में समर्थ करता है। जो फायरवॉल है दोस्तों उसका काम होता है कंप्यूटर को अबाधिकृत एक्सेस किए जाने को रोके, यानी प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर, की अनावश्यक जो चीज़ें आ रही है उसकी रोकथाम के लिए। फॉर मोर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर यू कैन यूज़, कि कंप्यूटर को एक्सेस किए जाने के खिलाफ अधिक सुरक्षा के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो ताकि हमारे जो कंप्यूटर है वो सुरक्षित रहे, कोई वायरस वगैरह ना आए। तो क्या यूज़ ज़्यादा आप करोगे? ओनली वन सॉफ्टवेयर फायरवेल, ओनली वन हार्डवेयर फायरवेल, या टू या मोर सॉफ्टवेयर फायरवेल, कि एक से ज़्यादा फायरवेल यूज़ करोगे या दो करोगे, या हार्डवेयर का फायरवेल यूज़ करोगे या सॉफ्टवेयर का, ठीक है। या कम्बिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर फायरवेल एंड हार्डवेयर, कि इन सभी का कम्बिनेशन यूज़ करोगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा डी, कि सभी सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। वन सॉफ्टवेयर फायरवेल का और हार्डवेयर दोनों का ही काम करेंगे, कि सॉफ्टवेयर भी चाहिए और हार्डवेयर भी, दोनों का ही फायरवेल यूज़ करेंगे तभी हमारा कंप्यूटर प्रोटेक्ट हो पाएगा। ए हेल्प डेस्क इन आईटी ऑर्गेनाइजेशन, की आईटी कंपनी में एक हेल्प डेस्क क्या चीज़ है? तो पहला दिया है कर्मचारी प्रबंध करना, या वित्त प्रबंध करना, या अपने ग्राहकों को तकनीकी सवालों का जवाब देना, या सिस्टम ऑपरेटर का प्रशासन करना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वह रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रशासन करना। आगे देखते हैं दोस्तों। डैश इज द हेल्प आईटी कस्टमर सपोर्ट अगेंस्ट द रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू सर्विस, कि सर्विस रिक्वेस्ट को प्राप्त करने और उसको प्रयुक्त देने में आईटी कस्टमर सपोर्टरों को एजेंट की सहायता करता है। क्या चीज़ है जो सहायता करता है, ठीक है। कि सर्विस प्राप्त करने के लिए जो आईटी कस्टमर है जो एजेंटों की सहायता करेगा, वो क्या चीज़ है जो एजेंट की सहायता करेगा, ठीक है। तो उसमें है अपने पास वेबपेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर, या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। What is the file system does not विंडो एंटी और विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज, कि विंडो एंटी और विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? तो चार ऑप्शन अपने को दिए, एंटी एफ सी,
या FAT32, फैट या टेप फाइल सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा ए, NTFC। कि जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप FTP32 इस्तेमाल करते हैं NTFC। तो दोनों को अपने को चूज़ करना होता है जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो अपने हम चूज़ जो करते हैं वो करते हैं NTFC। आगे दोस्तों, व्हाट डू यू मीन्स बाय स्टार्वेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम? कि ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्वेशन का क्या मतलब है? When a thread is waiting identically for some resource but other thread are using it, when a thread want permission, when only the thread is allowed to use the resource, none of above। कि किसी थ्रेड रिसोर्स के निश्चित काल के इंतजार कर रहा है, या थ्रेड अनुमति चाहता है, या जब केवल थ्रेड को रिसोर्स इस्तेमाल करने की अनुमति चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका ए, कि जब अनिश्चित काल तक इंतजार कर रहा है लेकिन दूसरे थ्रेड उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसे हमने ए प्रेस किया कीबोर्ड के अंदर, उसकी प्रोसेसिंग गई। ठीक है, वो बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से चलती है दोस्तों, बैकएंड में अपने को पता नहीं होता। उसी टाइम मैंने कोई इंटरनेट से वीडियो अपलोडिंग के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चला दी। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर जो पहले प्रोसेसिंग है पहले वो कंप्लीट होगी, फिर दूसरी की है उसके बाद वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से ये पूछ रहा है कि वो इंतज़ार करेगा जब तक पहली प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। विच इज़ द फ्लोइंग टूल इज यूज टू कंप्लीट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और मोबाइल बैंकिंग टू कम्पैक्ट साइबर फ्रॉड? कि साइबर धोखेबाज का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या मोबाइल बैंकिंग को पूरा करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है? कि जो हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग, तो उसको रोकने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं ताकि जो कोई और है वो हमारे उस अकाउंट को या उसके अंदर छेड़छाड़ ना कर पाए? OTP, SMS, ATM, CBS। तो इसका सही आंसर रहेगा OTP। कि OTP सिर्फ उसके मोबाइल पे ही आएगा, तो कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता है। चूज द करेक्ट प्रोसीड्यूर टू ऐड द कॉन्फिडेंटल वाटरमार्क टू यू वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट। अपने वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में कॉन्फिडेंटल वाटरमार्क डालने के लिए सही पत्ती चुनिए। MS वर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों कि वाटरमार्क मेरे को लगाने हैं, जैसे ऐसे तिरछा वाटरमार्क हम लगाते हैं कोई फाइल की बैकएंड में, कि कोई पेज मैंने बनाया। ठीक है, तो उस पेज के पीछे ऐसे मेरा कोई नाम लिखा है, या जैसे कोचिंग की क्लास है किसी की, तो उसके नोट्स के पीछे ऐसे कोई चीज़ नीचे लिखी आती है। ठीक है, या कोई SSC कोचिंग कुछ भी। ठीक है, तो वो वाटरमार्क लगाने के अपने को 4 ऑप्शन दे दी कि कहाँ पे आप जाके उसको लगाओगे MS वर्ड में। तो पहला ऑप्शन हम अपने को यहाँ पे दे दिया कि पेज बैकग्राउंड में जाके पेज लेआउट क्लिक कीजिए, फिर वाटरमार्क को सेलेक्ट कीजिए, गैलरी में जाइए, तब इसको लगाइए। दूसरा दिया है कि पेज के बैकग्राउंड ग्रुप में जाइए, पेज लेआउट पर क्लिक कीजिए, फिर जाके आप इसको कॉन्फिडेंटल को सेलेक्ट कीजिए। तीसरा दिया है पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाइए, पेज लेआउट पर क्लिक कीजिए, पेज कलर सेलेक्ट कीजिए, तब आपको इसको लगा सकते हो। चौथा ऑप्शन दिया है कि पेज के बैकग्राउंड में जाइए, इंसर्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ऐड वाटरमार्क सेलेक्ट कीजिए, फिर जाके गैलरी में इसको सेलेक्ट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ए। ठीक है, पेज के बैकग्राउंड में जाकर पेज लेआउट में फंक्शन होता है, उसमें एक वाटरमार्क का फंक्शन होता है, वहाँ पे जाके ये वर्ड आपको लिखा मिलेगा। तो जब इस पर क्लिक करोगे, इस नाम का जो वर्ड है वो आपके ऐसे तिरछा लग चुका होगा आपकी MS वर्ड की पेज के ऊपर। ठीक है, तो इसकी जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। When you want to create a envelope for a letter, what is the procedure? Create envelope is a MS वर्ड का ही क्वेश्चन है कि ठीक है, कि कोई एनवलप मेरे को बनाना है मेल करने के लिए। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट मेरे को तैयार करना कोई पेज के ऊपर, उसके लिए मैं कैसे फंक्शन क्या यूज़ करूँ? मेलिंग पे क्लिक करके फिर बना सकते हो, या मेलिंग के बाद सेलेक्ट शिफ्ट पे क्लिक करके बना सकते हो, या
फाइल में जाके एडवांस में, फिर जनरल में, फिर यहाँ पे जा सकते हो, या क्लिक फाइल पे जाके डायरेक्टली आप एनवलप बना सकते हो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ए, यानी क्लिक करके मेलिंग का फंक्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके आप इसको एनवलप को क्रिएट कर सकते हो। व्हील सेविंग ए वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सटेंशन। कि एम एस वर्ड की एक्सटेंशन अपने से पूछ रहा है कि एम एस वर्ड की एक्सटेंशन कौन सी होती है। ठीक है, एक दिया डॉट पी पी टी, एक डॉट टी एक्स टी, डॉट एक्स एल एस या डॉट डी ओ सी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, डॉट डी ओ सी। एक्स एल एस एक्सेल की होती है, ये पावर पॉइंट की, और टी एक्स टी नोट पैड की होती है। वट यू नीड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ लीगल एग्रीमेंट विद योर बिजनेस पार्टनर। कि आपको कारोबारी पार्टनर के साथ कानूनी कारनामे की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी शेयर की ज़रूरत है। तो पार्टनर के साथ डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले आप सारी निजी सूचनाएं हटानी हैं। लेखक का नाम या क्रॉप किया गया इमेज डाटा। तो एम एस वर्ड में आपको इन सब को पूरा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकते हो। ठीक है, कि कोई चीज़ क्रॉप करनी है या नाम हटाना है, जो भी मतलब एडिटिंग करनी है, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया अपने को, फीचर का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का, या डॉक्यूमेंट की एयरक्राफ्टिंग का, या प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का, या चेक एबिलिटी का। तो जो हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ए, यानी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का यूज़ करेंगे। आगे है, आप सेल्स में एक रेंज में 11 से 30 के बीच के नंबर को पीले रंग में हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद एम एस एक्सेल में 2010 में कौन सी कमांड आपको वर्कशीट में महत्वपूर्ण वैल्यू को देखने के लिए हाईलाइट करने की मदद करेगी। ठीक है, कि कोई ऐसे मैंने काउंटिंग लिख दी 2 3 4 5 कुछ भी, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो जो कलर है ऐसे येलो कलर हो जाए, मतलब उसके बैकग्राउंड का ही कलर येलो हो जाए, मतलब जो वर्डिंग है वो ऐसी की वैसी ही रहे। तो उसके लिए दिया अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर, सॉर्ट या फॉर्मेट। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कब यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई टेबल बनाई मैंने। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे 1 से लेकर 20 तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पहले 10 रिकॉर्ड येलो कलर के आएँ, उसके बाद 10 से 20 तक दूसरे कलर के आएँ। तो उसके लिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग कंडीशन लगा देते हैं कि पहले 1 से 10 के दूसरे कलर, 10 से 20 के लिए दूसरा कलर हो। ठीक है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज़ करते हैं सारा कुछ। आपके पास सेल से लंबा टेक्स्ट है, तो आप चाहते हो कि वह टेक्स्ट कई लाइनों में दिखाई दे। तो एम एस एक्सेल 2010 में यह कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो 4 ऑप्शन अपने को दिए हैं। पहला दिया कि सिलेक्ट दी टेक्स्ट, क्लिक, व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू में जा सकते हो। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, पेज लेआउट में गए और ब्रेक यूज़ किया। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, क्लिक होम, इन द अलाइनमेंट ग्रुप चूज द वर्ब टैग्स, या नन ऑफ दिस, नन ऑफ अबोव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों सी। ठीक है, एक्सेल अपने के पास पता है सेल होते हैं, एक्सेल के अंदर कोई ऐसी लंबी टाइपिंग की मैंने, वो पूरे एक्सेल में ऐसे बाहर चली गई है सेल से। उसके बाद क्या, दूसरा सेल आ गया। अब टाइपिंग करते हुए तो अपने को दिखाई दे रही है वो दूसरे सेल में यहाँ तक, लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो वो चीज़ कट के आएगी ऐसी। तो वही चीज़ अपने पूछ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे गई है दूसरे सेल में, वो चीज़ उसके नीचे आई इसी सेल के अंदर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में जाके व्रैप टैग्स, जिससे क्या कि वो डाटा उसी के सेल में नीचे आ जाए उसके अंदर। हाउ विल यू पेंट द इनसाइड ऑफ रो इन एम एस एक्सेल वर्कशीट विद ए स्पेसिफिक कलर। कि एम एस एक्सेल वर्कशीट में कतार के अंदर एक खास रंग कैसे भरोगे। एक्सेल का क्वेश्चन है। फिल फाइल से, फ़ॉन्ट कलर से, बॉर्डर से, या अलाइनमेंट से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ए, फिल कमांड से। आप एक्सेल 2010 वर्कशीट के एक सेल में
सेल में टेक्स्ट की फ़ॉन्ट, फेस या थीम को बदलना चाहते हैं तो आप कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? होम टैब पर जाकर फ़ॉन्ट, या फ़ॉन्ट साइज़, या फ़ॉन्ट का कलर, या अलाइनमेंट। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है कि टेक्स्ट का फ़ॉन्ट, फेस या थीम को बदलना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए यूज़ करेंगे दोस्तों फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट के अंदर होम के अंदर फ़ॉन्ट कमांड मिलेगी, वहाँ पे उसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। ठीक है, कि ये जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा डिजाइन में लिखा है कोई भी नाम, या उसका डिजाइन थोड़ा बोल्ड हो। ठीक है, फ़ॉन्ट अलग अलग फ़ॉन्ट होते हैं दोस्तों, बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित कौन सा व्यू आपके लैपटॉप पर स्पीकर नोट्स के साथ अपने प्रोजेक्शन को देखने में आपकी मदद करता है, जबकि उसी दौरान आपके दर्शकगण एक प्रोजेक्शन पर उसी प्रोजेक्शन को नोट के बिना देखते हैं। ठीक है, कि आप तो उसको स्पीकर नोट्स पे अपने लैपटॉप पे देख सकते हो, लेकिन जो दर्शक है, जो देखने वाले हैं, उस प्रोजेक्शन को, नोट्स को बिना देखे ही देख सकते हैं, नोट्स को भी बिना देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंटर, या स्लाइड शॉटर, या रीडिंग, या आउटव्यू। ठीक है, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेजेंटर। उसके बाद है इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन F7 की यूज की F7 की का यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं? ग्रामर चेक के लिए, या स्टार्ट स्लाइड शो के लिए? तो F7 का यूज़ दोस्तों ग्रामर चेक के लिए करते हैं, चाहे MS वर्ड में हो, एक्सेल में हो, या पावर पॉइंट में हो। आगे है फायरवॉल कैन नॉट प्रोवाइड, कि फायरवॉल क्या चीज़ अपने को नहीं देता है, क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, ओरिएंटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड USB फ्लैश ड्राइव, या प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड इंटरेक्टिव लॉगिन, या प्रोटेक्ट अगेंस्ट नेटवर्क बर्न अटैक, या नन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, क्या चीज़ अपने को मुहैया नहीं करवाता है? फायरवॉल। तो फायरवॉल है जो अपने को मुहैया नहीं करवाता है दोस्तों, वो है ए, यानी इनफैक्ट USB फ्लैश ड्राइव में आने वाले वायरस से सुरक्षा। फायरवॉल का काम क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो वायरस वगैरह उसको रोकना, लेकिन USB के अंदर उसका कोई मतलब नहीं है, उसका काम है सिर्फ कंप्यूटर के मदरबोर्ड को प्रोटेक्ट करना, उसकी सिक्योरिटी का। ठीक है, तो USB से उससे कोई मतलब नहीं, तो उसको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाता वो वायरस के लिए। व्हाट डज द टर्म DMG इज कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंडर्ड फॉर, कि DMG पद का क्या अभिप्राय है कंप्यूटर नेटवर्क में? नेटवर्किंग का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है दोस्तों। देखो मैंने शुरू में ही किया था कि लैंग्वेज और नेटवर्किंग और MS वर्ड, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को यहाँ दिया है डाटाबेस मैनेजमेंट जोन, डाटा मिलिट्री जोन, डिमिलिटराइज जोन, या डाटाबेस माइग्रेन जोन। तो DMG का मतलब होता है दोस्तों, यानी D, डाटाबेस माइग्रेट जोन। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्लूडेड, कि सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, या ऑल ऑफ ऑप्शन है, कि यह सभी हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वो सभी हैं, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारी विंडो वगैरह उसके अंदर है। ठीक है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम खुद अपने डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया मेडिसिन का, या मैंने कोई अपने खुद के लिए पर्सनल बिजनेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच इज़ द फॉलोइंग यूजर
interface you need to open to uninstall a program from your Windows 8 system। कि अब Windows 8 सिस्टम में किस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको निम्नलिखित कौन सा यूजर इंटरफेस खोलने की ज़रूरत है। कि कोई सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर लिया है और अब वो सॉफ्टवेयर मेरे को नहीं चाहिए, वो अनइंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, विंडो एक्सप्लोरर या रिसाइकल बिन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो है कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में जाके हम उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टेबल के लिए एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूशन का कम्बिनेशन जिसकी वैल्यू एक अन्य टेबल में प्राइमरी की के बराबर होनी चाहिए या शून्य होनी चाहिए क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों डाटाबेस का, कि सॉफ्टवेयर के बैकएंड में मैंने कोई डाटा बनाया, एक टेबल बनाई, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का कम्बिनेशन करने के लिए, ठीक है, तो कौन सी की यूज़ करूँगा, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, सुपर की या फॉरेन की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा फॉरेन की। फॉरेन की का काम होता है दोस्तों एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ कम्बिनेशन बनाना, रिलेशन बनाना। ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए फॉरेन की का यूज़ करते हैं, दोनों टेबलों को इससे कनेक्ट करना एक दूसरे से। उसके बाद है यहाँ पे विषम की पहचान कीजिए कि चारों में से अलग कौन सा है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कीबोर्ड। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये आउटपुट प्रिंट, ठीक है, कीबोर्ड है जो इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है ए यूएसबी प्रोटोकॉल इज ए डैश चैनल। जो यूएसबी प्रोटोकॉल है किस तरह का चैनल है, तो है सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या बहुत सिंपल या हाफ डुप्लेक्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसका सही आंसर है फुल डुप्लेक्स। The distance between the dash affect the size of projected content of an LCD projector। कि डिस्टेंस किस किस के बीच में इफेक्ट करता है साइज को प्रोजेक्टर कंटेंट के एलसीडी प्रोजेक्टर के लिए। प्रोजेक्ट एंड वॉल, कि कोई प्रोजेक्टर मैंने ऐसे लगाया, ठीक है, यहाँ पे ये दीवार है, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा दिया, ठीक है, इसकी फ्लैश लाइट यहाँ पे इस जो स्क्रीन है या इसे हम पर्दा बोलें उसके ऊपर जा रही है तो हमें पिक्चर शो कर रही है। तो उसके लिए पूछ रहा है अपने को कि क्या चीज़ मतलब मायने रखती है, प्रोजेक्टर या वॉल, दीवार या प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन, प्रोजेक्टर एंड ऑडियंस और नन ऑफ अपोव। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। ठीक है, क्योंकि दीवार के ऊपर से कोई मतलब नहीं है उसका, ऑडियंस देखने वाले कितने बैठे कोई मतलब नहीं है। कि प्रोजेक्टर सही जगह पे लगा हो, उसकी फ्लैश लाइट क्या वाकई उस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि वो सही तरह से काम कर रहा है। द सिक्योरिटी प्रोवाइड बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी IP सेकंड वर्क एट। कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहाँ पर काम करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, एप्लीकेशन लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर या सेशन लेयर पर। तो उसकी जो सिक्योरिटी काम करती है दोस्तों वो करती है ऑप्शन बी यानी नेटवर्क लेयर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरलेस प्रोटोकॉल एक्सेस टू। देखो दोस्तों ये नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल एक्सेस टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन इज कॉमनली यूज्ड ऑन। कि आमतौर पर जो
PA2 सिक्योरिटी है वो कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? एथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ या सभी में? तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा वाईफाई। ठीक है, वाईफाई में यूज़ की जाती है ये। ऐसा अटैक जो कंप्यूटर सोर्स को उसके वांछित यूजर के लिए अनुपलब्ध बना देता है तो क्या कहलाता है? ठीक है, अनअवेलेबल जो करता है वो क्या चीज़ है? ठीक है, कोई अटैक किया कंप्यूटर, मतलब वायरस वगैरह है, तो उसको क्या चीज़ है, उसको मतलब उसको काम करने लायक नहीं रखती कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ डिफेक्ट हो जाता है तो उसका कौन सी वो चीज़ है, वो पूछ रहा है अपने से। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, वॉर्म अटैक, वायरस अटैक या बॉटनेट प्रोसेस? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ऐसा अटैक जो कंप्यूटर सोर्स को उसके वांछित यूजर के लिए अनुपलब्ध बना देता है, यानी काम करने लायक नहीं छोड़ता। डैश इज ए स्केयरवेयर माना जाता है क्योंकि यह यूजर को डराकर या धमकाकर एक फीस चुकाने के लिए उसे मजबूर करता है। ठीक है, स्केयरवेयर की बात कर रहा है कि वो क्या चीज़ है, वो है स्पैम, एडवेयर, स्पेवेयर या रेमेंसवेयर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है रेसमवेयर। आगे देखते हैं, यूजर की पहचान में फेरबदल करके यूजर को गुप्त सूचना प्राप्त करने का कृत्य क्या कहलाता है? कि किसी का अपने को अकाउंट पता लग चुका है, उसको हैक करना है, ठीक है, तो उसके बारे में अपने पूछ रहा है कि वो क्या चीज़ है जिससे मतलब उसको अटैक करते हैं, उसका अकाउंट अनलॉक करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन चुराते हैं। पहला है कंप्यूटर वायरस, दूसरा है स्प्रेवेयर स्कैम या फिशिंग स्कैम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो है सी, यानी फिशिंग स्कैम। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों सी प्लस प्लस से। इन सी प्लस प्लस डैश इज द सिंथेटिक यूज टू एक्सेस द डाटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि सी प्लस प्लस में एक वस्तु के डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, कि इसके अंदर भी वेरिएबल यूज़ करते हैं हम, तो उसके अंदर जो डाटा को एक्सेस करना है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट लिख के @ लिखेंगे, डाटा मेंबर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख के स्टार लगाएंगे या ग्रेटर देन लगाएंगे या डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हम यूज़ जो करते हैं दोस्तों वो करते हैं डॉट को, यानी डाटा मेंबर को दिखाने के लिए। जावा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, इन जावा बाइट डाटा टाइप की रेंज क्या है? कि जावा के अंदर जो बाइट है उस डाटा टाइप की रेंज कितनी होती है? -128 से 127 के बीच, -32,768 से 32,767 के बीच, यह काउंटिंग दी है, या -1 से +1 के बीच। तो जावा लैंग्वेज के अंदर जो डाटा टाइप की रेंज होती है वो होती है -128 से 127 के बीच। विच इज़ नॉट ए कंप्यूटर पेरिफेरल, कि कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? टेप ड्राइव, माइक्रोन, मदरबोर्ड या लाइट पेन? तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर है वो है मदरबोर्ड। क्योंकि मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर है, ये सारे के सारे बाहर के हैं, माइक्रोफोन, टेप ड्राइव या लाइट पेन। वह टेम्पोररी मेमोरी कौन सी है जो प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा मुहैया करवाती है? कि कौन सी मेमोरी है जिससे डाटा बहुत स्पीड में काम करता है,
डाटा जल्दी स्टोर होता है या मैनिपुलेट होता है। रैम, रोम, कैश मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कैश मेमोरी। विच इज़ वन ऑफ कैन जनरेट इमेज इन ए कंप्यूटर मॉनिटर, कि कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो हमें इमेज दिखाई देती है वो कौन जनरेट करता है? साउंड कार्ड, एक्सप्रेशन कार्ड, वीडियो कार्ड या मोडेम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वीडियो कार्ड। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ये वाला है, ये या ये। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा डी। डी क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अल्फ़ाबेट भी यूज होने चाहिए, एक स्पेशल करैक्टर हो, @ वगैरह कुछ भी, स्टार वगैरह। ठीक है, एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और एक नंबर भी होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, उसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। आगे देखते हैं, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, x*y.z x*y.x मल्टीप्लाई z। ठीक है, तो 4 ऑप्शन अपने को दिए हैं, कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा यूजर इंटरफेस आपके लिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों और फोल्डरों को बनाना संभव करता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? विंडो एक्सप्लोरर, रिसाइकिल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है दोस्तों, जो फाइलों को फोल्डरों को बनाने में संभव है, क्रिएट करता है, वो होता है दोस्तों ऑप्शन ए, एयर विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, आगे देखते हैं, लेयर बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर इज कॉल्ड एज, कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में लेयर मतलब काम जो करवाता है वो कौन चीज़ है? डिवाइस ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कीबोर्ड है या मॉनिटर है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी क्या विंडो आती है, वही उससे हम सारा हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का दोनों का कम्युनिकेशन होता है। आगे देखते हैं, as the process are loaded and removed from the memory, the free space is memory is broken into segregated pieces, the process is operating system is called, कि जब मेमोरी प्रोसेसिंग को लोड किया जाता है या हटाया जाता है तो मेमोरी के अंदर जो फ्री स्पेस के बिखरे टुकड़े में बंट जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेस क्या कहलाती है? ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मैपिंग या पेजिंग, सेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा डी, यानी फ्रेगमेंटेशन। आगे देखते हैं, आपको अपनी टीम का प्रोजेक्ट रिपोर्ट का MS वर्ड 2010 में रिव्यू करना है, उसमें ज़रूरी संशोधन करना है। ठीक है, कोई अपडेट करना कुछ भी, आपको MS वर्ड 2000 कौन सा फीचर इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? ऑटो समराइज, कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट, ट्रैक चेंज या मेल मर्ज। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी ट्रैक चेंज। MS वर्ड से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो MS ऑफिस
की भी आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि खाली सिर्फ वो इनपुट आउटपुट डिवाइस ही नहीं पूछ रहा, बल्कि उसके अंदर फंक्शन भी पूछ रहा है, इंसर्ट है, एडिट है, व्यू है, किससे क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल अटैच के रूप में भेजना चाहते हो, तो 2010 में निम्नलिखित कौन सी कमांड का यह कार्य आपको मदद करेगा। 2010 का मतलब उसका वर्जन की बात कर रहा है दोस्तों, ये अपने सन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, विंडो का वर्जन है 2010। सेव एंड सेंड करेंगे, या सेव एज करेंगे, या प्रिंट करेंगे, या सेव करेंगे। ठीक है, कोई फाइल मैंने MS वर्ड की बनाई, उसको मेरे को मेल करना है वहाँ से सीधा ईमेल से अटैच करके, तो क्या यूज़ करेंगे, तो उसी के बारे में अपने से पूछ रहे हैं। तो कोई भी फाइल है अपने को मेल करनी से उससे पहले तो उसको हम सेव करेंगे, तभी उसको सेंड करेंगे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सेव एंड सेंड। उसके बाद है यहाँ पे आपका MS वर्ड 2010 में X2 में 2 सब्सक्रिप्ट में लिखने के लिए किन बटनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, एल्ट को दबा के इक्वल दबाना है, एंड कंट्रोल के साथ इक्वल दबाना है, शिफ्ट एल्ट के साथ इक्वल दबाना है, एल्ट शिफ्ट या कंट्रोल के साथ इक्वल दबाना है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा बी, यानी कंट्रोल के साथ इक्वल दबाना है। उसके बाद है आपके डॉक्यूमेंट में व्यू पैनल सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है, क्या करोगे ताकि यह आड़ा दिखाई दे। ठीक है, व्यू में जाके रिव्यू पैनल करेंगे, रिव्यू पैनल में हॉरिजॉन्टल करेंगे, या शो मैकअप में जाके रिव्यू पैनल में हॉरिजॉन्टल करेंगे, या रिव्यू में जाके रिव्यू पैनल वर्टिकल करेंगे, या रिव्यू पैनल में जाके हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। तो उसको तिरछा कर सीधा खड़ा दिखाई दिया है, लेकिन उसको आड़ा तिरछा करना है। ठीक है, इस तरह से करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे दोस्तों डी। रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू पैन में गए, फिर रिव्यू पैन के हॉरिजॉन्टल में जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जो सीधा है वो तिरछा हो जाएगा। आगे है MS एक्सेल 2000 डॉक्यूमेंट में काउंट बी और B19 का आउटपुट क्या होगा। MS एक्सेल में मान लीजिए हमने कोई सेल ऐसे बनाए, ठीक है, और जैसे इस साइड में इधर काउंटिंग लिखी होती है, ऊपर ABCD लिखी होती है। ठीक है, तो वही अपने से पूछ रहे कि कोई यहाँ पे 1 लिख दिया, इधर B लिखा हुआ है, रेंज लेता है दोस्तों। एक्सेल के अंदर रेंज चलती है, इस तरह सेल की रेंज होती है। तो ये रेंज अपने को दी गई है, तो उनका आउटपुट क्या होगा वो पूछ रहा है अपने से। वो काउंट करेगा एक इनवैलिड फंक्शन, ठीक है, या वो काउंट करेगा B से लेकर B98 तक के जितने भी सेल हैं, या वो नल पर किट करेगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, या B से लेकर B98 तक के सेल की वो गणना करेगा। ठीक है, तो इसने B से लेकर B98 की रेंज ली हुई है, तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा C। ठीक है, तो C ऑप्शन रहेगा कि संबंधित सेल में नल प्रकट होगा। नल प्रकट इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि B से लेकर B90 तक कुछ भी उसने आगे अपने को कुछ नहीं दिया कि वहाँ पे 1 लिखा हुआ था या 2 लिखा, 4 कुछ भी लिखा हुआ था। ठीक है, अगर उसके अंदर लिखा होता कि 2 3 4, तब उसके अकॉर्डिंग अपने को रिजल्ट देता। जब उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो वो नल ही दिखाएगा, अपने को कुछ नहीं दिखाएगा। आगे MS एक्सेल में सम के लिए C2 से C18 का आउटपुट क्या होगा। एक रेंज ले ली, सम का फॉर्मूला लगा दिया, यानी ऐड करने का। ठीक है, तो 4 ऑप्शन अपने को दिए हैं। C2 से लेकर C8 के सेल तक को जोड़ के दिखाएगा, या कुल सेलों की संख्या की गिनती करेगा, या C से लेकर C7 तक के जोड़ दिखाता है, उसमें संख्याएं मौजूद हो। 7 तक की बात करें, C1 से C7 तक की। संबंधित सेल में नल प्रकट करेगा।
ठीक है। नल तो प्रकट नहीं करेगा दोस्तों, जब सम की बात है तो जोड़ के तो वो दिखाएगा अपने को। ठीक है। 7 तक नहीं है, 7 8 तक की रेंज ली है तो 7 भी नहीं आएगा। तो इसका जो ऑप्शन आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ए, यानी C2 से लेकर C8 के जितने भी सेल होंगे सभी को अपने को जोड़ के दिखा देगा। आप कॉलम ए में डाटा को आरोही क्रम में लगाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2010 में कौन सी कमांड इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आरोही क्रम मतलब पहले 1 फिर 2 3 4 इस तरह से। शॉर्ट कमांड करोगे, फिल्टर या कंसोलिडेट या ग्रुप। तो कोई भी चीज़ को हम किसी भी क्रम में आरोही या आरोही क्रम में लेके आना चाहते हैं तो शॉर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। आगे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि एक फॉर्मूला इंसर्ट करना अपने को एक्सेल के अंदर, कोई भी फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को सम का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइल मेनू में जाके न्यू कमांड को चुनेंगे और फॉर्मूला एंटर करेंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले उसके अंदर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, फिर फॉर्मूला टाइप करेंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला टाइप करेंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे या प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, कि कोई भी फॉर्मूला हम एक्सेल में यूज़ करना चाहते हैं उससे पहले इक्वल लगाना ज़रूरी है। अगर हम इक्वल नहीं लगाएंगे तो जो हमारा फॉर्मूला है एक्सेल का वो नहीं चलेगा। आगे देखते हैं आप कैसे पावर पॉइंट में 2010 में नई स्लाइड को जोड़ेंगे, कि एक नई स्लाइड मेरे को लेनी है, जैसे MS वर्ड में नया पेज लेते हैं। ठीक है, नई स्लाइड के लिए क्या यूज़ करेंगे, होम टैब पे जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, स्लाइड शो में नई स्लाइड क्लिक करेंगे, या डिजाइन में जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, कि होम पे जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो नई स्लाइड अपने को मिल जाएगी। प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। हाउ मैनी यू विल ए पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन इज स्लाइड शो व्यू, कि स्लाइड हमने बना ली पावर पॉइंट के अंदर, उनको शो करने के लिए कि स्लाइड बाय स्लाइड हमारी शो होती रहे प्रेजेंटेशन, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। स्लाइड शो टैब पर फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करेंगे, स्लाइड शो टैब पे जाके स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, फाइल टैब पे जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे या सेव पे क्लिक करेंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए रहेगा, स्लाइड शो टैब पर जाके बिगनिंग से क्लिक करेंगे। ठीक है, बिगनिंग का मतलब स्टार्ट की पहली स्लाइड से ही जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो कि मेरी 2 से स्टार्ट हो प्रेजेंटेशन या तीसरी स्लाइड से शुरू हो। ठीक है, वो भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। उसके बाद है कि ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल या मेक माई ट्रिप का मुख्यालय किस शहर में है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रैप पोर्टल मेक माई ट्रिप है। ठीक है, ऑनलाइन साइट है, काफ़ी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जिससे टिकट वगैरह बुक की जाती हैं। तो उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कौन सी जगह पे है, नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, मुंबई में या चंडीगढ़ में। तो उसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो हमारे गुरुग्राम में। निम्नलिखित में से कौन वह महिला, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों शायद। ठीक है, तो कंप्यूटर क्वेश्चन इतने ही थे, चलो ये भी करवा देते हैं आपको। वह कौन सा महिला फ्रीस्टाइल कुश्तीबाज है जिसने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में जो जीता है दोस्तों गीता फोगाट ने जीता है 2010 में। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, स्वर्ण पदक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों जो SSC ने पूछे थे पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर ये क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करते हो, इनको पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चनों को रिपीट करता है।
अगर ज़्यादा नहीं तो 50% क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर से आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं एक बार उनको जरूर उठा के देखो। उससे आपको फॉर्मेट पता लगेगा और एग्जामिनर का पता लगेगा कि वो किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।